यूट्यूब चैनल एक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहा हूं एक बार फिर, जो देश की हायर जुडिशरी है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं उनके बारे में। और यहाँ पर इस पॉडकास्ट में मेरे साथ शामिल हैं जस्टिस B.A. खान साहब, जो कि अपने मुल्क के रिस्पेक्टेड और बहुत एक्सपीरियंस जजेस में से हैं। पहले भी पॉडकास्ट पर आ चुके हैं और इस पॉडकास्ट में उनका स्वागत है। जज साहब, मैं आपसे बात करना चाहूँगा आज इस पॉडकास्ट में मास्टर ऑफ रोस्टर और रोस्टर सिस्टम के बारे में, जो कि पिछले कई सालों से न्यूज में आ रहा है। एक बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो बहुत मशहूर है, उसमें भी ये मुद्दा बना था। तो यहाँ पर आज हमारे दर्शकों के लिए आप ये बताएं कि जुडिशियल फंक्शनिंग के कॉन्टेक्स्ट में रोस्टर का क्या मतलब है? साहब, ये रोस्टर जो है एक बिजनेस वर्क लिस्ट बोल सकते हैं, और ये एक शेड्यूल है जिसमें जुडिशियल बिजनेस मान लो हफ्ते की है या 1 महीने की है जी, उसको चीफ जस्टिस साहब अलॉट करते हैं या फिक्स करते हैं जी, तो इस एक्सरसाइज को रोस्टर कहते हैं, इस शेड्यूल को रोस्टर कहते हैं। तो ये रोस्टर सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर और हाई कोर्ट में कौन बनाता है? किसकी जिम्मेदारी है? किसका हक है? ये रोस्टर जनरल साहब तो सिर्फ चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, एक्सक्लूसिव इख्तियार है, और इसीलिए चीफ जस्टिस साहब को मास्टर ऑफ रोस्टर कहते हैं। तो बनाता कैसे है? बनाने में तो जहां तक केसेस का ताल्लुक है, वो केसेस जब कोर्ट की रजिस्ट्री में फाइल होते हैं वो वहां जमा होते हैं, और जमा होने के बाद चीफ जस्टिस साहब के पास मुख्तलिफ तरीके होते हैं अलॉटमेंट के और बेंच बनाने के। बेंच बनाने का भी उनके पास इख्तियार होता है। तो उसमें वो क्या करते हैं कि अगर उनको लगा कि हमें सब्जेक्ट वाइज रोस्टर बनाना है, फिर वो सब्जेक्ट में करते हैं। मान लो टैक्स बेंच है, उसको टैक्स रोस्टर बनता है। कोई आईपी का है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसका आईपी बनता है। कोई क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल बनता है। तो एक आजकल तो अब कंप्यूटराइज्ड हो गया है, तो ये सब ऑल दीज केसेस आर submitted in the registry and then they are placed before the chief justice. Then chief justice makes an allocation. That allocation he does either subject wise or the bench suitability wise. For example, if he has 10 tax cases coming for the week, he will allot it to tax bench. इसी तरह क्रिमिनल अपील्स हैं, अगर क्रिमिनल अपील्स इतनी जमा हो गई हैं तो ही विल अलॉट इट टू द क्रिमिनल बेंच। सो इट इज क्या कहूँ मैं, इट्स इंस्टीट्यूशनल कंपल्शन जी of regulating your judicial work. Otherwise, how do you do it? In this, the special thing is that this is all entrusted to Chief Justice only. जी, Though Chief Justice is judicially equal to other judges, जी, but administratively he is the first among the others. जी, first among the equals. ये सिर्फ उसका इख्तियार है. No other judge has any authority to fix a case with himself or to some other bench. जी. So for a better regulation और जिसमें डिसिप्लिन हो, जिसमें chaos न हो, उसके लिए ये चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार दिया गया है. And this has been given by some judgments of the Supreme Court also, जहाँ ये कभी चैलेंज हुआ है. मैं उस पर बाद में बात करूंगा. जी, तो ये एलोकेशन ऑफ वर्क है. जी जी. और जैसा आपने कहा कि ये डेली बेसिस पर और कभी कभी मंथली बेसिस पर ये होता है, डिपेंडिंग ऑन द हाई कोर्ट में क्या वॉल्यूम ऑफ वर्क है. जी. और जैसा आपने कहा इसका अख्तियार चीफ जस्टिस को है, सिर्फ चीफ जस्टिस को. तो इसीलिए क्या उनको मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है? इसीलिए उनको मास्टर ऑफ रोस्टर कहा गया है, बिकॉज नो अदर जज कैन इंटरफेयर और नो अदर जज हैज द अथॉरिटी to allocate a case or to fix a case. तो देखिए, अगर ये ना होता तो एक जज अपने अच्छे केस अपने पास ही रखता. जब से मतलब काफी लंबे अरसे से जो हाई कोर्ट के रूल्स हैं और सुप्रीम कोर्ट के, तो उसमें एलोकेशन ऑफ वर्क की और कॉजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अख्तियार,
चीफ जस्टिस को दिया हुआ है। जी, ये जी। अराइज करता है फ्रॉम आर्टिकल 145 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जी। वो आर्टिकल रूल मेकिंग पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को, जी। एंड इन दैट रूल मेकिंग पावर सुप्रीम कोर्ट मेक्स रूल्स ऑन डिफरेंट थिंग्स, कि बेंच अलोकेशन कैसे हो, केस कैसे अलॉट हो जाएंगे, बाकी चीज कैसे हो। तो दो रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉलो होते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की वर्किंग में। हाई कोर्ट के भी अपने रूल्स होते हैं। जी। सुप्रीम कोर्ट में जैसे आपका रिव्यू है, किन हालात में रिव्यू होगा, किन हालात में को करेक्टिव पिटिशन लगेगा, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट वर्किंग के लिए रूल्स एंड अथोराइजेशन कम्स फ्रॉम आर्टिकल 145 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। जी। सो रोस्टर मेकिंग इज आल्सो अराइजिंग आउट ऑफ दैट पावर, आर्टिकल 145। आर्टिकल 145। लेकिन जब आपने ये बताया कि इस तरह से ये है और काफी लंबे वक्त से चला आ रहा है, लंबे अरसे से, क्या ये मान लिया जाए कि जहां तक एलोकेशन ऑफ बिजनेस का सवाल है, चीफ जस्टिस को ये अख्तियार देना, क्या ये मुनासिब है? ये क्या दूसरी तरफ से आर्बिट्रेरी नहीं लगता कि केवल एक शख्स को इतनी ज्यादा पावर दी गई है? जनरल साहब, ये तो कंट्रोवर्सी तो यही है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि इट्स इंस्टीट्यूशनल नेसेसिटी एंड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कंपल्शन। तो आपने दो चीजें कही, एक आपने कहा कि नेसेसिटी एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी है और दूसरा आपने कहा कंपल्शन है। एंड सिंस all administrative power is vested in the Chief Justice and not any other judge, therefore Chief Justice alone can exercise this administrative power. This is not a judicial power. So legally it is a sustainable exercise, and from other circumstances also, otherwise you will have a chaotic situation prevailing in the working of the High Court or a Supreme Court in judicial business. If every judge is given the authority to fix a case to himself or to some other judge, he will have a chaotic situation. So there'll be indiscipline all over. And if I like 10 cases of my choice, I'll keep them to myself. Or if I want a case to be fixed to my friend's bench, then I will send it to his bench if I have the authority. Prevent all that, this practice, which is arising from Article 145, which forms a part of the rules of the court, like Supreme Court and High Court, has been going on. Now, it all depends on the human element, how your human element is working. अगर आप किसी इसमें बेईमानी करना चाहे तो कौन रोकेगा? तो अगर इसको आप ईमानदारी से चलाएंगे तो it will be for the betterment of judicial work and judicial administration. Now, in the past, there have been allegations, complaints, reports coming that there are fixing of cases. Do you think that there is some truth in such belief which many in the society hold? जान साहब क्या कहें, ये तो वो आपने सुना था, वो इन्हीं लोगों ने लूट लिए दुपट्टा मेरा। अपने ही लोग आपका दुपट्टा लूटना चाहें तो क्या करेंगे? जी हाँ। जो आप कहते हैं ये सच है झूठ है, देखिए ये बातें तो अब पब्लिक डोमेन में। आपको याद होगा जब 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस एक मीडिया कॉन्फ्रेंस, दैट हैपेंड फर्स्ट टाइम इन जुडिशरी हिस्ट्री, अनप्रेसिडेंटेड। जी। Because earlier on the convention was a judge can't talk or face or be in contact with any media. It was one of the don'ts. But they came out publicly and they addressed the media on that day. And what was their complaint? Complaint was that Chief Justice of the Supreme Court is fixing cases to a particular bench or to particular benches to get desired results. उसमें 4 जजेस बैठे थे, हेडेड बाय जस्टिस, जी हाँ, शेलामेश्वर और जस्टिस दीपक मिश्रा के वक्त में। Even this Gugay, जी, even Justice Gugay, who proved a disaster later by becoming a Rajya Sabha member, जी, and sitting in judgment on his own case, the case of a allegation which he had against. तो शिकायतें हैं, अब उनमें सच क्या है क्या नहीं है, I am not here to find out or hold an inquiry on that. But these are complaints. These complaints have been made in public domain, and these complaints are sometimes turning out to be true on ground. अब I don't want to name those judges जहाँ ये cases भेजा करते थे,
ये सक्सेसिव चीफ जस्टिस। ये प्रॉब्लम तो तब से ही शुरू हुई कि भाई फलाना केस है, वो फलाना जज है, वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट जज है, इसी के पास। यू सी दैट व्हाट ही डिड विद दैट ईडी केस, दैट जज, आई डोंट वांट टू नेम हिम, एंड व्हाट ही गॉट इन रिटर्न। चीफ जस्टिस के पर्सन का कसूर है, ये इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का कसूर नहीं है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में यू हैव नो वे आउट। इफ यू आर actually, objectively, honestly, fairly allocating business among your judges, nobody is going to raise a finger. Nobody has raised a finger till this thing happened, because no chief justice was doing this way to get procure a desired outcome from a case through a particular bench. तो इसी से फिर वो कंट्रोवर्सी हुई, why should chief justice be the master of the roster only, why should not there be something like a collision. Now then came the chief justice, two judgments, if you have knowledge about those judgments. एक तो अशोक पांडे का था, वो जब ये वाक़ा हुआ 4 जजेस जब आए मीडिया के पास, और उसके बाद वो चैलेंज हो गया चीफ जस्टिस अथॉरिटी टू फ्रेम ए रोस्टर चीफ जस्टिस। उसके बाद उस चीफ जस्टिस के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन भी हो गया। तो उसमें अशोक पांडे के जजमेंट में फिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उसी चीफ जस्टिस ने बिठाया, ही कॉन्स्टिट्यूटेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, and that constitution bench upheld an earlier judgment saying that chief justice is the master of the roster and no other judge has an authority of fixing a case or allocating any business in the court. Now it's a judicially laid down law. How you work out this law depends on whom. It depends on the person concerned. If the person concerned indulges in the same thing, yes, selectively, for example, कल मैं वो सुन रहा था, वो Article 32 of the Constitution gives you a fundamental right of moving a Supreme Court if your fundamental right is involved. Yesterday, a batch of petitions came to this Chief Justice. He said, no, you go to the High Court. Lawyer tells him, in 17 cases you have entertained my case, why should I go to High Court? In 17 cases you have done this. He says, no, forget about those 17 cases. Lawyer says, Acha, tell me, are you making a permanent thing? Nobody will come under Article 32. No, I can't say that. This selective thing, this is creating problems. Yeah. And case was very important. Oh, man, what impression you give? What signals you are sending? When you make such a selective. So this is depending on what I was saying on the person concerned. If your Chief Justice is a pliable one, if he has lending his ear to the executive, if he is prepared to get something for a return quid pro quo tomorrow like a Rajya Sabha seat, then it will happen. तो आपने now इसका क्या करें, कर भी नहीं सकते। आप सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस आपके हैं। ये सेम प्रॉब्लम वाज dealt with in Pakistan, but you have an army rule there, so you can do there, but you can't do it here. They made 27th amendment in their constitution, and they provided for a committee to make a roster of the Supreme Court. That committee would be Supreme Court Chief Justice and 2 other judges. Now, if all 3 are clashing, if they are honest in allocation of business, somebody will say allocate this business to A, somebody will say allocate same business to B. So we will not have any coherence or discipline in that. And by another amendment, they amended the constitution and provided for that constitutional court, took away all powers from the Supreme Court. It can happen there, but in our place, it is something very difficult to do. We have been also pleading for a constitutional court because our Supreme Court is busy 24/7 in frivolous SLPs, which have nothing to do. Which have nothing to do with people's problems. That's all a corporate litigation, meaning money spinning thing, and actual work is not being done. वापस अगर हम रोस्टर की बात करें, आपने 2 लफ्ज इस्तेमाल किए कि नेसेसिटी है और कंपल्शन है जी। तो अब जब हम ये देख रहे हैं कि एक तीसरा ये है कि कसूर मेरा है। जी, कसूर भी अपना है, मेरा है। हाँ। जी, क्योंकि दुपट्टा मैं ही लूट ले रहा हूँ ना जी, तो कसूर मेरा है। ये 3 चीजें मिला के तो ये कंप्लीट हो जाता है। ये आपके सामने आई पुट इट अक्रॉस कि आज के जमाने में जबकि मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो अगर जजेस मिलकर के फैसला नहीं कर सकते जो कि डेफिनेटली
मैनेजमेंट और एआई के एक्सपर्ट नहीं हैं, तो ये मसला उनके सामने रखा जाए और इसका कोई शायद सोल्यूशन आ सके, नहीं, फिर जिससे कि उसके वन मैन शो ना रहे। then you have to change the constitution, then you have to change the laws, then you have to upset the judgments. जी ये जैसे हम फॉर एग्जांपल यू विल फाइंड जुडिशरी इज द मोस्ट मिसमैनेज्ड इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड जी in our country because it is managed by non-managerial people. I am a judge. I don't know anything about management. So all deficiencies, all problems in judicial management arise from my not knowing or my ignorance being a judge. हम जज को रजिस्ट्रार जनरल बनाते हैं, वो हमारा सीईओ है और उसको एडमिनिस्ट्रेशन का पता ही नहीं होता है कुछ. सो ऑल प्रॉब्लम्स फ्लो फ्रॉम देयर. Now, if you are wanting to change this, we had advocated that let us induct managerial trained people, management trained people, let us induct into running the administration of the courts. पहले बात हुई थी कोर्ट मैनेजर्स की। हाँ, काफी देर बात हुई, काफी जी। सेमिनार में बात हुई, काफी डिबेट्स में बात हुई कि भाई this is this basic problem of our judiciary. Now the only way is to have the trained people because everywhere you are taking trained people. प्राइवेटली हो या गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट भी आउटसोर्स करता है, भाई हमारे पास ये एक्सपर्ट नहीं है, आप उसको दे दो. व्हाई नॉट दिस? और जो हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स ये काम करते हैं वो अपना जुडिशियल काम करेंगे. नहीं साहब, लेकिन ये चीज, इस तरह के मसले दे कैन नॉट बी लेफ्ट टू द जजेस और इवन टू द लॉयर्स. हाउ मेनी डिकेड्स और सेंचुरीज इट टुक प्लेस कि आप A6 साइज के पेपर पर लगे हुए थे, A4 पर नहीं आए, till there was a petition moved for this in the Supreme Court. नहीं, मगर क्या करें, वी आर ट्रेडिशन बाउंड पीपल, वी आर इंस्टीट्यूशनली कैप्टिव पीपल, वी कांट ब्रेक द चेन्स, वी कांट गेट आउट ऑफ इट. ये हमने जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बनाया था, दिया बनाने. इट्स ए पावर स्ट्रगल. सिंस वी वर नॉट इन ए मूड और इन ए had no scope to give away our power, we said no, quash that. So bring every reform and I go on quashing it, so it will never happen. इस तरह के रिफॉर्म्स की जरूरत है. जी जी. तो यूके में देखिए उन्होंने रिफॉर्म किया 1995 में. इवन ए कंट्री लाइक यूके जिसमें ये जुडिशियल कमीशन वगैरह आ गया जी, बट हियर दे वोंट अलाउ बिकॉज वी आर कैप्टिव्स ऑफ इट एंड वी कांट चैलेंज इट. और हमारे यहाँ क्योंकि डेमोक्रेसी, दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, इट हैपेंड इन पाकिस्तान बिकॉज देयर वाज ए आर्मी बिहाइंड इट, बट इट कांट हैपन हियर. तो शायद जैसे कि एक पेंडेमिक की वजह से ऑनलाइन हियरिंग आ गई, इस तरह के रिफॉर्म के लिए भी कुछ खास जरूरत सामने आएगी. नहीं, ये तो है, इसमें हम पहले से भी काम करते रहे हैं. टेक्नोलॉजी का जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है जुडिशियल फंक्शनिंग में, एंड इट हैज हेल्प्ड अ लॉट. तो वो उसमें कोई पॉलिटिक्स, जुडिशियल पॉलिटिक्स नहीं है. देयर इज नो, उसमें सिर्फ उसमें जनरेशन गैप है. लेकिन जरूरत हमारे सामने है. और उसका इस्तेमाल भी हो रहा है और उसमें वी आर मूविंग फॉरवर्ड ऑल्सो. ये जो आज देख रहे हैं आप, वर्चुअली हम बात करते हैं आपस में भी, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल इन जुडिशियल. अब कोई एक्सेप्शन उसमें है जुडिशियल फंक्शनिंग में विच कैन नॉट टेक प्लेस ऑन दिस. उसके बगैर तो करते हैं, उसमें कोई, देयर इज नो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व, देयर इज नो ऑपोजिशन इन्वॉल्व, देयर इज नो दिस थिंग इन्वॉल्व इन दैट. So in strengthening judicial functioning, whatever is to be done technologically or otherwise, we are all for it. But basic power जो है वो हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं. उम्मीद की जाए कि शायद इसमें भी कुछ रिफॉर्म आएगा जिससे कि जुडिशियल फंक्शनिंग, जैसा आपने उल्लेख किया, वो बेहतर हो सकेगी. जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है. और इसमें आपको एक बहुत ही डायनेमिक, अच्छा, हमारे चीफ जस्टिस साहब के पास टाइम ही नहीं होता है, तो वो क्या देखेगा जुडिशरी के नीचे क्या हो रहा है, या किसी हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, या डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में क्या हो रहा है. देयर इज नो सुपरविजन एंड देयर इज नो मेथड, देयर इज नो मैकेनिज्म. मैंने देखे हैं कई कोर्टों में 12:30 बजे 13 बजे तो जज साहब कोर्ट में जाते हैं और आध घंटे बैठ के अर्जेंट वापस आ जाते, कोई पूछने वाला है नहीं. तो इस तरह से ये डिसिप्लिन भी लाने की जरूरत है. तो इस पर भी बातचीत होगी. हाँ जन साहब, आपने शेयर की फरमाइश की है तो हाथों हाथ एक याद आ रहा है. इरशाद. तो अर्ज करता हूँ, बाजीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, गालिब का शेर है. जी, बहुत अच्छा, क्या बात. होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. हमारे बाद में चीफ जस्टिस थे दिल्ली के, जी, काटजू साहब, और गालिब की शायरी के बगैर उनको कुछ सूझता नहीं है. जी हाँ.
वो जब कोर्ट में बैठते थे तो वकील आता था, मान लो कंपनी केस बहस करनी है, तो ये जी उनको बोलते थे, गालिब का शेर पता है आपको कुछ? जी कहता साहब मुझे, वो बंगाल का कहीं से जी वकील होता था। वो कहा साहब मुझे नहीं पता। फिर आप कैसे वकील बने हैं? हाँ उसने कहा साहब मैं कंपनी का केस कर रहा हूँ, मुझे पता कौन नहीं है, गालिब है क्या है। तो इसी तरह गालिब का ये शेर आया है, याद जी होता है, शबो रोज तमाशा मेरे आगे। अब आगे आगे क्या देखना है खुदा जाने, जी हाँ, लेकिन बेहतर ही उम्मीद हम करते हैं, बहुत बेहतरीन। अच्छा। और आप देखते रहें, हम इस तरह इन इम्पोर्टेंट मसलों पर बात करते रहेंगे। शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया।